बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और आज फॉर अ चेंज मैंने इंट्रो, क्योंकि मेरी टीम पता नहीं क्या आमद होती है इनको ना अक्सर अचानक से आधी रात को कि मुझे मैसेज करके कुछ ऐसी फरमाइश कर देते हैं। तो हमारे ग्रुप में ऐसे, हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। लेकिन आज हमने सोचा सुबह सुबह हम कुछ मज़ेदार सी कॉन्वर्सेशन करेंगे रिगार्डिंग वार्डरोब। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये सोचते हैं कि जो लोग ज़्यादा टीवी पे आ रहे होते हैं या टीवी पे उनकी प्रेजेंस होती है तो वो रोज़ नए कपड़े होते हैं, रोज़ बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आई रिमेंबर कल जब हम फैशन डिज़ाइनर से भी बात कर रहे थे तो मैंने उस पर कॉन्वर्सेशन की थी कि समटाइम्स आपके पास बजट्स बड़े लिमिटेड होते हैं। मतलब आपकी जो यूनिवर्सिटी गोइंग लोग होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, हर एक के अपने फाइनेंसेस डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कौन सी वार्डरोब को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने 2-4 अच्छे बेसिक कलर्स के ट्राउज़र्स और दुपट्टे रखे हुए थे जिसके साथ मैं कलर्स को या मुख्तलिफ चीज़ों को मिक्स एंड मैच कर लेती थी। बड़ा मुश्किल लगता था ये कपड़े दोबारा रिपीट करने हैं। बट विद टाइम जो अब कपड़े रिपीट करने का कॉन्सेप्ट आ गया है, ये सारी कॉन्वर्सेशन इतनी तमीज़ बांधने का मकसद ये है कि आज मैंने अपना कुछ तकरीबन 2-2.5 साल पुराना सूट निकाला और मैंने सोचा कि मैं इसको पहनूंगी, क्योंकि मैंने इसकी जो ट्राउज़र पैंट्स थी इनको मुख्तलिफ शर्ट्स के साथ यूटिलाइज़ किया हुआ था, इस शर्ट को मैंने मुख्तलिफ पैंट्स के साथ यूटिलाइज़ किया हुआ था। तो आज मैंने फॉर अ चेंज सोचा कि आज मैं कपड़े रिपीट करूँगी। वैसे मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, ये मैं कोई फ़ख्र की बात नहीं है, लेकिन नहीं मतलब हाँ ये मैं करती हूँ। लेकिन आज मैंने रिपीट किए कपड़े और ये कपड़े मेरे बहुत पुराने थे, बट जाहिर है वो जैसे कल हम बात करते हैं कि फ़ैशन ओवर टाइम रिपीट होता है। कोई 10 साल पुराना फ़ैशन जैसे फर्शी शलवारों का है, पैंट्स का है, क्यूलॉट्स का है, वो बार बार चेंज हो रहा है और अब आना भी शुरू हो गया। सो मैंने अपनी वार्डरोब को यूटिलाइज़ किया और सुबह सुबह मैंने एक कोशिश की कि आपको भी मैं बताऊँ कि कपड़े रिपीट करना कोई बुरी बात नहीं होती है। ये मैंने अपने आप को भी कहा और आपको भी कहा है, आप कपड़े रिपीट कर सकते हैं और इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने बार बार करना है, आप उनको मिक्स एंड मैच करके उस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। सुबह सुबह मैंने कितनी अच्छी कॉन्वर्सेशन फॉर अ चेंज कर दी है और मैं कोशिश करूँगी कि इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करें। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है लाहौर में जो तरक्याती काम जारी है उसमें बहुत सारी ऐसे इश्यूज़ मौजूद हैं जो आवाम को कम्यूट करने में, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, बड़े मसाइल होते हैं। सड़कें खुदी हुई हैं, सीवरेज पाइप्स डल रहे हैं। आज हम जिस तरक्याती काम के हवाले से बात कर रहे हैं, चूँकि एक वक्त में बहुत सारे मंसूबों का आगाज़ हुआ है, पुरानी सीवरेज लाइन की बात की जाए तो उसकी तब्दीली हो या दीगर तरक्याती कामों का बैक वक्त आगाज़ होना हो, ज़ाहिर है स्टेट फैसिलिटेट करने के हवाले से ये कर रही है। बट आई थिंक कि विद टाइम ये चीज़ें भी हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम एकदम से जब सारे महाज खोल लेते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आवाम के लिए हो जाते हैं। इस वक्त ट्रैफिक के शदीद मसाइल की बात की जाए, माहौलियाती आलूदगी की बात की जाए, दीगर तरक्याती कामों के हवाले से भी बात करें तो इसमें कुछ मसाइल मौजूद हैं। बदकिस्मती से जी जो मौसर मनसूबाबंदी है ट्रैफ़िक को लेकर, ट्रैफ़िक मैनेजमेंट, जो आपके अल्टरनेट रूट्स हैं उनकी निशानदही, गर्दो गुबार, इसके साथ साथ धुएँ का तदारुक करना, ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जहाँ हम क्लाइमेट चेंज की बात करें वहाँ एयर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। सो इस वक्त वासा लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 69 अरब रुपए के जो मंसूबों पर काम कर रहा है और ये सरमायाकारी अगर जो पेश की मनसूबाबंदी हो, शहरी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए की जाती तो आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। ये हमें आपको कुछ मनाजिर दिखा रही हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने शौकत खानम का जो साइट है वहाँ पर ये फ्लाईओवर है, वहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन जारी है और इस फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन के दौरान जो मुश्किलात हैं वो बड़े मुश्किल हैं। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे हाफिज़ उस्मान वहाँ पे मौजूद हैं। वो ये हैप्पी कि कंस्ट्रक्शन या दीगर चीज़ों का काम हो रहा है, लेकिन क्या इसकी प्रॉपर हमने प्लानिंग की हुई है या नहीं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ उस्मान कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमें थोड़ा सा बताएं मौजूदा सूरत हाल का जी, कब से ये इस प्रोसेस का या इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया है, कितना टाइम हो गया है, मज़ीद कितना टाइम दरकार है और क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ पर इस वक्त। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अर्मिला, आपने मुझे इस पर बात करने का मौका दिया। सबसे पहले आपको
और हमारे देखने वालों को सुबह बखैर। जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर लाहौर की वो शाहरा पर, जो शाहरा हर साल तकरीबन 3 से 4 मरतबा शगाफ ज़दा होती थी। तो गुज़िश्ता 6 से 7 सालों के दौरान इस शाहरा पर तकरीबन 20 या 25 से ज़ायद शगाफ जो है वो पढ़ चुके हैं। जब हर साल ये वाक़या रूनुमा होता था शगाफ पढ़ने का, तो हुकूमत पंजाब की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया। ये एक, मैं इसको ऐसा इक़दाम ही कहूँगा, चूँकि शहरी जो है वो इसके बाइस तकलीफ़ में पड़ते थे और 2-3 मरतबा जो है वो नुकसानात भी हुए। गाड़ी जो है वो शगाफ में गिर गई, उसके साथ साथ जो बाइक्स वाले थे वो भी शगाफ में गिर गए। तो इस रोड के ऊपर सीवरेज लाइन को डालना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक ऐसा इक़दाम है, लेकिन उस ऐसा इक़दाम को वासा इंतज़ामिया की जानिब से इल्तवा का शिकार बनाना और इसी के साथ साथ जो शहरियों को मज़ीद तकलीफ़ में डालना, ये एक अलमिया की बात है। तो इस वक्त मैं जो शौकत खानम से ख़याबान फ़िरदौसी को जो रोड मुंसलिक है उस जो मेन लिंक पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन अज़मत अगर आपको दिखा सके तो मेरे अक़ब में कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। जो मिट्टी है, जो रेत है, वो सड़क के दरमियान में रखी गई है, जिसके बायस शहरियों को शदीद ट्रैफिक के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और ट्रैफिक की वजह से ज़ाहिर है शहरी जो हैं वो काफ़ी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। हाफिज़ उस्मान, मुझे ये बताएं कि इस रोड के ऊपर देखा जाए तो ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मौजूद हैं जहाँ पर रोज़मर्रा की बुनियाद पर स्टूडेंट्स का जो है वो गुज़र होता है और जो शहरियों की बड़ी तादाद इस रोड को, इस अहम शाहरा को यूज़ करती है। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो किस हद तक सुस्त रवि का शिकार है। और इसी के साथ साथ मुझे थोड़ा सा बताएं, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, आपने कहा कि अपनी जगह मौजूद हैं, क्या कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं दिया गया यहाँ पे? जैसे आपने कहा यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोग ज़ाहिर ऑफिस का टाइम भी होता है, लोग जा रहे होते हैं, तो ऑल्टरनेट रूट्स के हवाले से पहले हमें बताएं, फिर हम इस कंस्ट्रक्शन के काम की तरफ भी आएंगे कि ये सुस्त रवि का शिकार क्यों है। की वजह से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो यहाँ से रोज़मर्रा की बुनियाद पर शहरी गुज़रते हैं, जो इस रोड को यूज़ करते हैं, उनका क्या अलमिया होगा। तो जब इस मंसूबे की बात की जाए वासा इंतज़ामिया से, जब उनसे बात की गई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि 59 अरब रुपए के जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और ADP प्रोजेक्ट के तहत ये मंसूबे जो लाहौर भर में शुरू किए गए हैं, ये ख़याबान फ़िरदौसी का जो मंसूबा है वो ये भी उनमें शामिल है। तो ये जब हमारे ज़राए से भी बात हुई तो उनका कहना था कि ये मंसूबा गुज़िश्ता 6 माह से शुरू हो चुका है, जो 6 माह से शुरू होकर अब तक आप काम की नौयत देख सकते हैं कि अभी तक सीवरेज की पाइप लाइनें ही नहीं डाल सकी। सिर्फ क्रेनें लगाकर सिर्फ 6 माह में इस रोड की सिर्फ खुदाई की गई है और अभी तक सीवरेज लाइनें मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं डाल सकी। मेरा कैमरामैन अज़मत आपको ये मनाज़िर दिखा रहा है। हाफिज़ उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है उस्मान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। अच्छा सॉरी, मैं आपको हाँ जी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरा सवाल, आपने कहा कि ये सुस्त रवि का शिकार है और अभी 6 माह हो गए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हुए। ऑल्टरनेट रूट्स के हवाले से कि जब लोग यहाँ पे ब्रिज पे आते हैं या साइट पे आते हैं, उनको कोई ऑल्टरनेट रूट का बोर्ड, कोई साइन बोर्ड लगाओ कि आप मुतबादिल रास्ता इख्तियार कर लें, क्योंकि वाल्टन रोड पे आई रिमेंबर जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए थे और वो बता रहे थे कि आप ऑल्टरनेट रूट ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या ऑल्टरनेट रूट्स की सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये मैं समझूंगा कि वासा इंतज़ामिया की ये बड़ी गफलत है कि इतना बड़ा लाहौर का मंसूबा और इतनी बड़ी शाहरा पर ये बनने वाला मंसूबा स्टार्ट तो कर दिया गया, लेकिन शहरियों को मुतबादल रास्ता ही नहीं बताया गया। वासा इंतज़ामिया की जानिब से जब मैप प्लान किया गया, जब रूट प्लान किया गया, तो मुतबादिल रास्ता ही शहरियों को नहीं दिया गया। जब शौकत खानम से आप ब्रिज को यूज़ करते हैं, UCP ब्रिज को, तो उसके ऊपर
आपको 2-3 किलोमीटर तक कोई जो इत्तलाई बोर्ड होता है या कोई रोड कंस्ट्रक्शन बोर्ड अवेजा किया जाता है इंतज़ामिया की जानिब से, तो वो तहाल अभी तक मुझे तो बिल्कुल नजर अच्छा, नहीं आया। इंतज़ामिया क्या बोर्ड कहती नजर है आया कि था, 6 महीने हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किए हुए, मजीद कितना टाइम दरकार है इस मंसूबे के लिए? जी बिल्कुल, इस पर जब मेरी इंतज़ामिया से बात हुई तो इसी के साथ साथ मैं आपको एक ख़बर भी दूंगा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इस मंसूबे के बारे में जब वासा इंतज़ामिया को स्पेशल मीटिंग की गई वज़ीर आला की जानिब से इस मंसूबे पे, क्योंकि ये शहर लाहौर की एक ऐसी शाहरा थी जहाँ पर हर साल शगाफ पड़ता था, तो ये बड़ी हॉट लाइन जो ये शाहरा थी, तो वज़ीर आला की जानिब से भी इस शाहरा के ऊपर जो वासा इंतज़ामिया का जो है वो पूछा गया, तो वासा इंतज़ामिया की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को सिर्फ ये कहा गया कि काम जो है वो तेज़ी से जारी है, सिर्फ जो है वो हमारी जानिब से पाइपलाइन डल गई है, सब कुछ मुकम्मल कर लिया गया, सिर्फ रोड के ऊपर जो कंक्रीट है वो डलनी है और जो लुक वगैरह है वो डलनी है। तो मैं आपको दिखा सकूँ अरमला, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि अभी सीवरेज की जो पाइप लाइन है वो मुकम्मल तौर पर इस पर नहीं डले, तो वासा इंतज़ामिया की जानिब से इसमें अगर कहा जाए कि गलत बयानी भी की गई है तो गलत नहीं होगा। तो ये अभी तक रोड जो है वो 6 माह गुजरने के बाद भी अभी तक मुकम्मल ना होना वासा इंतज़ामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। बेशक, थैंक यू वेरी मच उस्मान, बहुत शुक्रिया कि आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। जी वी आर रियली हैप्पी, और हमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, पाइप्स डाल रहे हैं, आवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं, और जैसे भी उस्मान भी बता रहे थे कि बहुत अहम शाहरा है जहाँ पे अक्सर ये शगाफ पड़ने के मामला रहते हैं। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये शौकत खान ब्रिज की है, और आप देख सकते हैं कि जब इस ब्रिज पे गाड़ियाँ चढ़ती हैं तो वो बहुत स्पीड में होती हैं, और जैसे ही आप उतरते हैं और तो उस वक्त एकदम से आगे आपको कंस्ट्रक्शन साइट नज़र आती है, और कोई बोर्ड नहीं है डाइवर्जन का कि आवाम को आइडिया हो कि जी अच्छा आगे कंस्ट्रक्शन जारी है, क्योंकि गाड़ी जब एक स्पीड में या बाइक स्पीड में आ रही होती है तो उसके लिए रुकना एक बहुत मुश्किल काम भी होता है ऐसी सूरत हाल के अंदर। तो प्लीज़ अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं दैट्स मोर देन वेल डन थिंग, बट स्टिल एट द सेम टाइम आवाम की सहूलत के लिए और लोगों को अवेयरनेस देने के लिए और उनकी सेफ्टी के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ऐसे बोर्ड्स को ऐसे मुतबादिल रूट्स निकालें, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज और अभी ये रश आवर नहीं है, सुबह का टाइम है, लाइव फुटेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं, तो जब रश आवर्स होते हैं, ऑफिस के टाइम होते हैं, तब बड़ी मुश्किल होती है। और जब मैं यहाँ पे इस ऑफिस में आना शुरू हुई थी तो वॉल्टन रोड का मंसूबा जारी था, और वहाँ पे तो बाकायदा उन्होंने ऑल्टरनेट रूट्स दिए थे, उसके बावजूद बहुत ट्रैफिक होती थी और बहुत रश मिलता था, और इवन आप फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि आप क्यों सुबह सुबह इतनी ट्रैफिक में फंसे, तो ये तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। सो आई होप कि ये मंसूबा जल्दी कंप्लीट हो और आवाम की सहूलत हो, लेकिन उसके दौरान भी आवाम की सहूलत होनी चाहिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कुछ पीएसएल के हवाले से। आपको पता है पीएसएल आहिस्ता आहिस्ता जो के लिए ना एक थ्रिल और एक्साइटमेंट उसकी बढ़ती चली जा रही है, और अब पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी पोजीशन थोड़ी क्लियर हो रही है। दो के इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा ही अच्छा स्कोर सेट करके स्ट्रॉन्ग की हुई अपनी पोजीशन पॉइंट्स टेबल के ऊपर, लेकिन कल जी पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान एक बड़ा थ्रिलिंग एक्साइटिंग मैच हुआ, जिसमें एक मेमोरेबल कामयाबी कहा जाए तो कराची किंग्स ने हासिल की। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच हुआ, 11th मैच था पीएसएल का। कराची किंग्स ने 148 रन का जो टारगेट है 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। डेविड वार्नर 60 रन्स बनाकर बड़े प्रोमिनेंट रहे, जबकि खुशदिल शाह ने 23 रन स्कोर किया, नॉट आउट बनाकर नॉट आउट रहे, और इतना स्कोर उन्होंने किया और उसके बाद टीम जो है वो जीत गई। आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का मैच होने वाला है, इस हवाले से भी बात करेंगे। मोइन अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो कल के मैच पे आपका तज्जिया कैसा लगा आपको? कल का मैच बहुत अच्छा था, कुछ विकेट्स की समझ नहीं आ रही, जो अच्छा? कराची की विकेट जिस तरह वो जो कहते हैं ऑस्ट्रेलियन सॉइल लेके आए हैं, वो सॉइल हमारा जो चल रहा था वो भी ठीक ही था हमारी सॉइल भी ठीक ही चल रहा था, लेकिन इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मैच, इट वाज एनीबॉडीज गेम, स्पेशली जब 8वीं विकेट गिरी है तो जिस तरह अली रजा बॉलिंग कर रहा था तो वो इट वाज हसन अली रह गया था उसके बाद, तो फिर लेकिन इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग मैच, और कम मैचेस हुए हैं एक्साइटिंग। एक मैच वो जो इन्होंने 235 चेस किया है वो भी कराची नहीं किया,
और ये एक लो स्कोरिंग थ्रिलर था जो कि कराची में लास्ट टाइम यहाँ पे आया था लास्ट वीक, तो मैंने यही बात की थी कि उनका जो कैप्टन है वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करेगा। उसने सिंगल हैंडेडली सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल के फ्रेंचाइज को टूर्नामेंट जिता दिया था अपनी कैप्टनसी की बेस पर। इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन। आपने कल भी देखा कि उसने जो होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिस तरह की उसने बैटिंग की है उस पिच के ऊपर पूरी टीम को लेके साथ चला और एंड पे जाके आउट हुआ है, लेकिन वो कैरी किया उसने मैच को सारे को। तो वो डेविड वार्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और रहेगा कराची के लिए आगे भी। अभी आपने कहा कि 148 रन्स लो स्कोरिंग मैच था, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग, और इस तरह की पीछे अभी 200 प्लस हम स्कोर देख रहे हैं और जो 335 का टारगेट आपने कहा, बट स्टिल 200 इज लाइक अ गुड स्कोर, लेकिन नॉट वेरी गुड, यू नो। ये इतनी लो स्कोरिंग मैचेस का क्या वजह समझ रहे हैं? देखिए वो आप वाली बात के 200 भी चेज नहीं हो रहे। अपार्ट फ्रॉम वन, वो जो मैच वो भी एक मुद्दा ही था जो 74 से 235 कराची चेज कर गया। अदरवाइज जो 200 टीम लगा रही है बोर्ड पे वो फिर चेज नहीं हो रहे, क्योंकि पिचेस उतनी कंड्यूसिव नहीं है, अप एंड डाउन पिचेस हैं। आपने पिंडी की भी आपने देखा, हमेशा कहते हैं कि पिंडी का एवरेज स्कोर 204 है फर्स्ट इनिंग्स का, और वो चेज होता रहा है, और लेकिन इस बार जो है वो चेज नहीं हो रहा है, इसलिए कि पिच के अंदर अप एंड डाउन पिचेस हैं। तो अगर जो भी टीम 180 से 200 बोर्ड पे लगा रही हैं वो चेज नहीं हो रहा। जो दो मैचेस चेज हुए हैं, एक ये वाला मैच चेज हुआ है, एक इस्लामाबाद ने चेज किया था 130 ऑड और एक 235। अदरवाइज जो है जो भी स्कोर बोर्ड पे लग रहा है वो चेज नहीं हो रहा। उसका बेसिक रीज़न जो है वो पिचेस उस तरह की रोड पिचेस नहीं है, प्लास्टिक पिचेस नहीं है जिस तरह की पहले हुआ करती थी। और अभी आपने कराची और पिंडी स्टेडियम का जिक्र किया, लाहौर में मैचेस जैसे भी आपने भी बताया कि 24 से स्टार्ट होने वाले हैं। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाहौर पिचेस के यहाँ पे किस तरह के मैचेस, या हाई स्कोरिंग होंगे या लो स्कोरिंग? लाहौर विल फॉर श्योर बी हाई स्कोरिंग वेन्यू, और ये रहा है। आपने देखा, आपने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा कि लाहौर में बहुत स्कोर हुआ, और अब क्योंकि जिस तरह गर्मी बढ़ती जा रही है तो ड्यू का फैक्टर भी आना शुरू हो जाएगा। जितनी ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा, जब विंडी कंडीशन होती हैं तो ड्यू नहीं आती है। तो लाहौर फॉर श्योर विल बी हाई स्कोरिंग मैचेस। यहाँ पे चेजेस भी देखने को मिल सकती हैं, हाई स्कोर चेज भी हो सकता है। और ये मेरे ख्याल में अभी तक की आज मुल्तान में मैच है, मैं मुल्तान में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाई स्कोरिंग मैचेस ही होंगे, हमेशा होते हैं। और मुल्तान और लाहौर की पिचेस जो है ना वो बहुत कंड्यूसिव होंगी बैटिंग के लिए। अच्छा, अभी जिन कराची किंग्स का हमने जिक्र किया और इस्लामाबाद की जैसे मैंने बात की, इस्लामाबाद ने तो अपनी पोजीशन अच्छी खासी मुसलसल कामयाबियों से स्ट्रॉन्ग कर ली है। पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड मुल्तान सुल्तान्स, ये थोड़े अभी उसमें चल रहे हैं, तो ये क्या वजह है? क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स की हमने पास्ट सीजन्स में देखा, दे हैव बीन वेरी गुड टीम, उनका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहा है, दो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने काफ़ी हद तक स्ट्रगल भी किया है। जी बिल्कुल किया है, और मुल्तान का इस बार कॉम्बिनेशन उनका अभी भी अच्छा है, लेकिन सम हाउ कुछ और डिसीजंस एज ए कैप्टन रिजवान ने लिया, और रिजवान को मैं तो रेट करता हूँ, हाईली स्किल्ड कैप्टन और बड़ा एक ब्रेनी कैप्टन है। जिस तरह पिछले मैच में उन्होंने 3 ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी के 12 for 2 था, और वहाँ पे अपना एक पेस अटैक लाने की बजाय 2 नए बैट्समैन 0 पे खेल रहे थे, तो एक स्पिनर को सामने लगा दिया, 2 राइट हैंडर्स के सामने। उन्होंने उस ओवर में 22-23 रन मार के टेम्पो ही चेंज कर दिया गेम का। तो डिसीजन मेकिंग कुछ मुल्तान की, मुझे रिजवान की समझ नहीं आई है। यहाँ वो शायद प्रेशर में है, उस प्रेशर में है जो परफॉर्मेंस उनसे नहीं हुई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, कुछ वे कर रही है उनकी कैप्टनसी पे। हालांकि कॉम्बिनेशन इज एब्सोल्युटली फाइन। आप देखेंगे बस क्रिस जॉर्डन है, डेविड विली है, इफ्तिखार है, शाय होप है, रिजवान खुद है, बहुत अच्छा उनका कॉम्बिनेशन है, लेकिन सम क्लिक नहीं किया। कोयटा मुझे अभी भी लग रहा है कि वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए कि वो बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है कोयटा की। आप राइल रूसो खेलते हैं, ओकेजनल खेलते हैं, हर लीग में नहीं खेलते, और कभी फॉर्म में होते हैं, कभी नहीं होते हैं, और उन पे बहुत बैंक करती है कोयटा की टीम। तो वो उनके, मुझे पेशावर ज़ल्मी का मैंने लास्ट वीक जब मैं आया था मैंने बात की थी कि वो ल्यूकवुड को खिलाना चाहिए, वो नहीं खिला रहे थे, अब उन्होंने खिलाया और अच्छा खासा डिफरेंस आपने देखा है कि ल्यूकवुड कैन ऑल्सो बैट। तो वो बड़ा एक स्किल्ड बॉलर है। अब जब 2 मैचेस में उसको खिलाया है तो उसने विकेट्स भी लिए हैं, कल भी लिए हैं उनको, जो उस मैच में वापस ले आए हैं। तो ये 3 टीम्स का आपस में कंपटीशन है इस वक्त, कौन को करेगा। इस्लामाबाद और कराची आर वेरी वेल प्लेस्ड, वेरी वेल प्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई जी। मुझे ब्रेक लेनी है, पीएसएल के हवाले से हम बात करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ लें।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और आज हम बड़ी अच्छी और एक पॉजिटिव बात करने वाले हैं। वैसे तो आपको पता है कि हम पंजाब पुलिस का हमेशा जिक्र करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का जिक्र करते हैं। आप जो चेक एंड बैलेंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पंजाब की जो पहली खातून वज़ीर आला है, आपको पता है मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी क़यादत में जी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनको बाइख्तियार बनाने के लिए 22 अप्रैल 2024 के अंदर एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया गया। वो टारगेट ये था कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री का पहला फीमेल या विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया गया। और इस प्लेटफॉर्म के तहत जी पहले ही साल में इसकी बहुत पजीराई भी हुई। और मैं थोड़े से इसके स्टैटिस्टिक्स आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इस वर्चुअल जो विमेन पुलिस स्टेशन है, इस पर 3,75,000 से ज़ायद जो शिकायत हैं वो मौसूल हुई हैं और इनमें से 3,25,000 से ज़ायद ख़वातीन को फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने के हवाले से काम किया गया है। और ये डेफिनेटली बड़ी अच्छी बात है। और ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं इसी वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन के हैं, जहाँ पे जो शिकायत आती हैं। और अभी हम इस हवाले से बात भी करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी हो, तरबियत याफ्ता ख़वातीन हो जो यहाँ पे मौजूद हैं, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन अफसरान हैं 24 आवर्स सर्विस पे मौजूद रहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर ईच एंड एवरीथिंग इस स्टेशन में या इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है इस पे केटर की जाती हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है और विद टाइम क्या इम्प्रूवमेंट आई है। इस वक्त हमारे साथ ताहिरा अली राना मौजूद हैं, इंचार्ज हैं वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन की। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाई। मुझे थोड़ा सा बताएं, पहले तो 1 साल कंप्लीट हो गया है इस वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का। हाउ इज़ द एक्सपीरियंस, क्योंकि ये अपनी नौइयत का एक पहला प्रोजेक्ट था जो इसको किया गया शुरू भी, और अब 1 साल हो गया है। क्या प्रोग्रेस है अब तक? इस तरह से है कि जो पुलिस स्टेशन तो पहले भी मौजूद थे पंजाब में भी और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में, लाहौर में भी था वुमेन पुलिस स्टेशन। लेकिन जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया गया, थोड़ा सा मैं इसके बैक पे जाना चाहूँगी कि बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। क्योंकि पुलिस स्टेशन ऑब्वियसली ज़ाहिर खातून का कोई मसला है तो पुलिस स्टेशन जाती थी और बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर अपने कोई भी एप्लीकेशन है, उसका कोई प्रोसेस है, उसको आगे लेके जाने के लिए। तो इस चीज़ को देखते हुए कि ख़वातीन को बेजा जो पुलिस स्टेशन के चक्कर हैं उनको कम से कम किया जाए और उनके जो जितने भी मसाइल हैं एज़ पर लॉ उसको एक तो डील किया जाए, और दूसरा थ्रू कि वो घर पे ही मौजूद हैं और हम कॉल के थ्रू, जैसे वर्चुअली, इसके नाम से ही मतलब क्लियर हो रहा है कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, तो कॉल पे ही उनके हम मसाइल को सुनते हैं और कॉल पे ही इसको डील करते हैं इस तरह से, ताकि वो पुलिस स्टेशन कम से कम जाएँ। और एक तो ज़ाहिर है खातून है और अगर किसी भी प्रॉब्लम का शिकार है, वो ऑलरेडी परेशान है, और आप उसको फिर अगर ज़्यादा पुलिस स्टेशन जाना है और प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा तो वो ज़्यादा घबरा जाएगी। फिर सिचुएशन में बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती थी जो अपने केसेस को रिपोर्ट ही नहीं करती थी कि अब मैं कहाँ निकलूँ या कहाँ मैं थानों के चक्कर लगाऊँ, या फिर कुछ ऐसा फैमिली भी, आपको पता है कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं अलाउ नहीं करती हैं कुछ इस तरह के मामला, तो ख़वातीन अपने केसेस को ज़्यादा रिपोर्ट नहीं करती थी। तो इस सारी सिनेरियो को देखते हुए CM साहबा का विजन कि ख़वातीन को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है, तो बेसिकली इस थीम पे बनाया गया इस पुलिस स्टेशन को, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1 साल इसको मुकम्मल हो गया है। और जो स्टार्ट से अगर मैं देखूं तो स्टार्ट पे जो केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते थे मतलब 400 में, फिर 1000 में केसेस आना शुरू हुए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1700 एवरेज डे की कॉल्स मौसूल होती हैं। और किस तरह की केसेस या शिकायत आती हैं आपके पास? अच्छा, हमारे पास औरत को किसी भी किस्म का मसला हो, जिसमें अगर डोमेस्टिक वायलेंस है, इसका था कि पहले ये कम रिपोर्ट हो रहा था, अब ख़वातीन अपने वो इश्यूज़ को भी बताती हैं कि डोमेस्टिक जो भी उनको इशू फेस करना पड़ता है। वर्क ऑफिस में अगर कहीं पे कोई हरासमेंट है, उसको वर्क प्लेस हरासमेंट है, उसको कहीं सड़क पर चलती खातून को कोई हरासा कर रहा है, किडनैपिंग का केस हो सकता है, असॉल्ट का केस हो सकता है, मतलब किसी भी किस्म की औरत को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमें कॉल के थ्रू हमसे रब्ता करती हैं, चैट के थ्रू हमसे रब्ता करती हैं बगैर कॉल किए भी। और इसका रिस्पांस टाइम क्या है ताहिरा? अच्छा, रिस्पांस टाइम इस तरह से है कि वो केस टू केस भी वेरी करता है, और पहली हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले ज़ाहिर है खातून ने कॉल की हमारे पास, जैसे मैं आपको उसके वेज भी बताऊंगी किस किस तरह से हमसे रब्ता आप कर सकती हैं मल्टीपल सोर्सेज से। सो ये है कि हमारी कोशिश ये है कि पहले कॉल पे हम उसके सारे मसले को तहम्मुल से सुनते हैं। बिल्कुल हमारी फ़ीमेल ऑफिसर्स 24/7 यहाँ मौजूद हैं, उसके मसले को तहम्मुल से सुना जाता है। उसको अगर कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें उसको फ़ौरी तौर पर मदद की ज़रूरत नहीं भी होती, तो जब डिस्कस करना चाह रही है आपसे कि अच्छा दोबारा मेरे साथ ऐसा हो जाए तो मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं क्या करूँ, तो वो हम उसको प्रॉपर गाइड भी कर रहे हैं। फिर ये कि हमारी कोशिश ये होती है कि विदिन 10 मिनट्स उसको
रिस्पॉन्स किया जाए। लेकिन वही बात की कि चूँकि पूरे पंजाब में चल रहा है, सिर्फ लाहौर में नहीं है, हम पूरे पंजाब के केसेस को डील करते हैं, तो फिर ये एरिया वाइज और सिचुएशन वाइज थोड़ा सा वेरी करता है। ठीक है, ऑब्वियसली पुलिस को ही हमने मौके पर भिजवाना है, लेकिन ये होता है कि कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है कि हम कॉन्फ्रेंस कॉल हमने ज़रूर करवानी है, मतलब मैं कॉल पे मौजूद हूँ, मेरे साथ विक्टिम मौजूद है और इसके साथ पुलिस ऑफिसर भी कॉन्फ्रेंस कॉल में मौजूद है कि वो कॉल पे ही उसके मसले को सुनते हैं कि अच्छा ठीक है हमें इस जगह पे आना है, आपका ये मसला है, काफ़ी हद तक उसका इशू यहीं पर रिजॉल्व हो जाता है। फिर जिस सिचुएशन में जाने की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली वहाँ पे इमीडिएटली हम फॉलोअप जो बार बार लेते हैं पुलिस से, वो इसीलिए लेते हैं कि आप इमीडिएटली मौका पे जाएं, उस इशू को रिजॉल्व करें। खातून अगर एप्लीकेशन देना चाह रही है तो वहीं पे उससे एप्लीकेशन ले लें, एज़ पर लॉ जो भी हमारी सारी वो सिचुएशन होती है उसको हम डील करवाते हैं। सो इससे हमें जो रिस्पांस है ख़वातीन का वो बेहद पॉजिटिव है और हमारे पास मल्टीपल स्टोरीज़ हैं ख़वातीन की, सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो एक साल में जितनी ख़वातीन को यहाँ पे मदद मिली, और वो आप फिगर भी जो बता रही हैं 3,75,000 जो ख़वातीन है हमसे बिल्कुल हमसे हम तक अप्रोच किया, हमारे पास आई और 3.25 लाख के करीब केसेस जो हमने फौरी तौर पर रिजॉल्व करवाए। अच्छा ताहिर साहब, मुझे ये बताएं कि आपसे राबता कैसे, कौन कौन सी हेल्पलाइन है, फिर एक विमेन सेफ्टी ऐप थी, एक पैनिक बटन था, वो सब एसोसिएटेड है? बिल्कुल ऐसी है, उस हवाले से भी और ये कि सबसे पहले सबसे इजी वे, जैसे हम सबको पता है कि हमें कॉल करनी है, अगर कोई भी इशू है आपने 15 पे कॉल करनी है। सो 15 पे कॉल करने के बाद एक IVR चलती है कि आप 2 प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल यहाँ वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन पे लैंड हो जाएगी। ठीक है, सबसे इजी वे जो हर किसी को लगता है आसान है, हर किसी को पता है कि 15 पे कॉल करनी है, आपके पास चाहे वो बटन वाला फ़ोन हो या आपके पास कोई भी स्मार्टफोन हो, सो आप इजीली कॉल कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि अगर जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में समटाइम ये होता है कि औरत कॉल नहीं कर पाती, उसके साथ कोई तशद्दुद हो रहा है, और ये भी हमारे पास केसेस आए। हमारे पास जंग से एक बच्ची ने हमें अप्रोच किया, वो कॉल नहीं कर पा रही थी, उसको कुछ फैमिली की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा था, पढ़ाई का इशू था, वो पढ़ाई को अपनी आगे लेके जाना चाह रही थी, लेकिन फैमिली उसको प्रेशर कर रही थी, प्रेशराइज कर रही थी। सो उसने हमसे रब्ता किया विमेन सेफ्टी ऐप से। तो सेकंड वे हो गया विमेन सेफ्टी ऐप से। उस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसको बनाने का पर्पस भी ये था कि अगर मैं और आप कॉल नहीं कर पा रहे, किसी सिचुएशन में है, तो हम थ्रू चैट रब्ता करें। सो हमारा 24/7 स्टाफ है, इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड किया जाता है। और एक और प्लस फ़ायदा जो विमेन सेफ्टी ऐप का है सबसे बड़ा, वो ये है कि जैसे आप मैसेज करेंगी आपकी एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पास आ जाएगी। इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आके मैं आपसे इससे डिस्कशन करके फाइनल वर्ड्स भी लूँगी। हमारे साथ ताहिरा साहिबा मौजूद हैं, हम वर्चुअल विमेन स्टेशन के हवाले से बात करें, इस पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी ब्रेक पर जाने से पहले ताहिरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, और जो वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट है, आज उसको 1 साल हो गया है, ये प्लेटफॉर्म ने कितनी शिकायत मौसूल हुई, किस तरह से मौसर हुई, इस पर भी बात करें। लेकिन जो हमारे साथ अगली मेहमान हमारे साथ मौजूद है, वैसे तो जब एक राइटर के हवाले से बात करते हैं, कोई ड्रामा आता है या कोई भी फिल्म आती है, तो एक राइटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो उसका विजन होता है, उसको एग्जीक्यूट करना और जस्टिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज जो राइटर हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने जी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को कह लें एक नई डायरेक्शन उसमें मुतारिफ करवाई। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे ड्रामाज लिखे जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त नाम भी बनाया। और आज हम इनके जो ड्रामाज हैं या जो इन्होंने लिखे हैं, कैरेक्टर्स हो, कहानियाँ हो, इश्क तमाशा हो, बदजात हो, मेहरपोश, दरार, ये वो ड्रामाज हैं जिन्होंने जो ब्लॉकबस्टर ड्रामाज आप इनको कह सकते हैं, जिसमें कैरेक्टर भी रजिस्टर हुए, स्टोरी भी रजिस्टर हुई, एक बहुत अच्छा मैसेज भी गया। लेकिन अभी जो रिसेंटली इनका ड्रामा आने वाला है, उसका नाम है हमराज। ये एक निजी चैनल के ऊपर ऑनियर होने वाला है। इसका जो टीज़र है वो पिछले 4 दिन से ट्रेंडिंग पर है, और मैं भी और फिर भी यही बात करी थी कि उस टीज़र के अंदर इतनी कंफ्यूजिंग सी स्टोरी लग रही है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन स्टिल बड़ा एक्साइटिंग और थ्रिलिंग किस्म का ये टीज़र है। तो मिसबा नौशीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, राइटर हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाई हमारे शो के ऊपर। मैं राइटर के हवाले से, ज़ाहिर है हम कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे देखते हैं, हमें पता होता है क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्या नहीं है, एक लिखा जाता है। राइटर्स बैक एंड पे होते हैं, और जो उनका थॉट प्रोसेस होता है वो बड़ा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा सा अपने इस करियर और इस जर्नी को बताएं, कब से लिखना शुरू किया और कैसा एक्सपीरियंस है अब तक का? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और
लिखना तो मैंने बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि बचपन से ना ये आपके इनबोर्न होता है कि आप पैदाइशी आप राइटर होते हैं तभी आप बन सकते हैं। तो जब मैं 16 इयर्स की एज से तो मैंने पब्लिश होना शुरू कर दिया था, मुख्तलिफ डाइजेस्ट वगैरह में मैंने पहले लिखना शुरू किया। फिर 2015 में जो है वो जियो से मुझे मिला था एक वो लोग नए राइटर्स की तलाश में पंजाब और अक्सर ये यहाँ पे आते थे लाहौर वगैरह में, तो फिर मैंने भी अपनी स्टोरीज़ वगैरह उनको दी। लकीली मेरी एक नावल की बुक थी वो उन तक पहुँची, उसमें से उन्हें एक पसंद आ गया, नावल मेरा पसंद आ गया, उन्होंने बोला कि हम इसको ड्रामाटाइज़ करेंगे। अब वो जो नावल था वो इस तरह से बना कि वो जब ड्रामाटाइज़ हुआ तो वो पूरी उसकी शक्ल चेंज होगी, बस मेन प्लॉट लिया गया। तो फिर खैर ये है कि वो समझे मेरी एक तरह से एज अ ड्रामा राइटर मेरी डेब्यू था आपका। डेब्यू भी था और पूरी प्रैक्टिस मुझे पता चला कि स्क्रिप्ट राइटिंग टोटल डिफरेंट है, टेक्निकल काम है और वो मुझे सीखना पड़ा बाकायदा। आज भी सीख रहे हैं, वो सीखने का अमल तो रुकता नहीं है, लेकिन ये है कि फिर वो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ तो फिर मुख्तलिफ चैनल्स पे जैसे जैसे समझ भी आती गई, पता भी चलता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर चैनल पे मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के हर बड़े चैनल के लिए लिखा है, चाहे वो हम टीवी है, एयरवाई है, जियो है, सबके लिए ही मैंने लिखा है। अभी जिन ड्रामास का भी मैंने जिक्र किया वो भी सारे ड्रामास अभी और भी है इसमें, लेकिन हमने उन ब्लॉकबस्टर ड्रामास का जिक्र किया है जिसमें हम राज अभी जिसमें होने वाले हैं और जिसके हवाले से बस साहिबा कह रही है कि एक राइटर की जो पूरी इनपुट है या पूरा जो एक थॉट प्रोसेस था, ब्रेनस्टॉर्मिंग थी, वो इसके अंदर इन्होंने कह ले इनकलकेट की है। और वो आप थोड़ा सा हमें उस हवाले से बताएं जो आप कह रही हैं कि एज अ राइटर आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि आप इस तरह का कुछ लिखें। देखिए मोस्टली होता पता क्या है, हर चैनल की अपनी पॉलिसी है। इंटरटेनमेंट चैनल्स जो है ना उनका अपना एक मोटो है, वो ये कहते हैं कि ये हम इंटरटेनमेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी हमारे यहाँ मतलब जैसे हम लोगों पे सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी हो रहा होता है ना कि समटाइम्स कह रहे होते हैं कि जी ड्रामाज में ये दिखाया गया, ड्रामाज में वो दिखाया गया। पहली बात तो ये है कि ड्रामाज पे हम खुद से कुछ नहीं बना रहे, हमारी अगर देखा जाए ना सोसाइटी में उससे ज़्यादा बुरा हो रहा होता है समटाइम्स। हम वो बहुत हाथ रोक के बहुत सारी चीज़ें हम लिखना भी चाह रहे होते हैं ना, हम नहीं लिख पाते क्योंकि हमें ऊपर से प्रेशर इतना होता है कि नहीं आप ये दिखा नहीं सकते। तो फिर उसमें ये है, लेकिन फिर भी एट द एंड बिजनेस है उनका भी, ये उनके भी घर चलते हैं, इवन राइटर्स के भी घर चलते हैं, डायरेक्टर्स के भी घर चलते हैं। तो हमने एक पूरा एक वो पॉलिसी है, एक पूरा प्रोसीजर है, हम पूरा एक फॉर्मेट है जिसको हमने फॉलो करना है। तो उसमें समटाइम्स जो एज अ राइटर जैसे हर राइटर कुछ अलग करना चाहता है, डिफरेंट करना चाहता है, अपना जो उसकी एक एबिलिटी है या जो भी उसको, तो उस हिसाब से जो मैं करना चाह रही थी उसमें मुश्किलात तो फिर पेश आती हैं। तो जो ये वाली कहानी है ना, ये इतनी डेयरिंग कहानी थी कि इसको करने के लिए भी बड़ा हिम्मत और हौसला चाहिए था। अच्छा। और मैं आपको सही बात बताऊं, ये कहानी मैंने बहुत सारे लोगों को सुनाई भी थी और सब कहते थे कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन ड्रामा में कैसी होगी। लेकिन वो यहाँ पे जब आता था ना तब मैं सोचती थी कि ओके कि कोई नहीं अभी करेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो 7th स्काई है उन्होंने वो बहुत डेयरिंग है और उन्होंने ये चीज़ मैं जब जिस दिन उन्होंने मुझे बोला ना कि तुम ये करो, उसी दिन मुझे लगा था कि मेरे लिए मैं कामयाब हो गई। देखिए ये भी बड़ी बात है कि कोई एक प्रोड्यूसर आपका बोल रहा है कि आप करो और फिर वो इतना पैसा भी लगा रहा है, स्टार कास्ट ले रहा है, उसको मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है, आप पे ट्रस्ट कर। सबसे पहले तो राइटर पे ट्रस्ट होता है ना, कि राइटर बेस है। फाउंडेशन जो है वो किसी भी स्टोरी की मैं कहती हूँ कि वो राइटर ही खड़ी करता है, उसके बाद आप डायरेक्टर जो भी अपनी उससे वो करे वो तो बहुत बात की बातें हैं। बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से तो जो है ना ये भी बहुत बड़ी बात, इसलिए मैं कहती हूँ ये सब ज़रूर देखें कि वाकई में ऐसा है कि कुछ डिफरेंट हम ज़रूर देखेंगे। और डेफिनेटली मुझे टीज़र बड़ा एक्साइटिंग और थ्रिल लग रहा था। अभी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है ताहिर साहब, मैं आपसे भी अभी इस कॉन्वर्सेशन में कि हमारी जो ड्रामाज में पोर्ट्रे हो रहे हैं उससे ज़्यादा खौफनाक हौलनाक कहानियाँ आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं आप सुनती भी हैं, आप ऑब्जर्व भी करती हैं और आप लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं। ये जो हम डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह की चीज़ें इश्यूज जो हम ऑन स्क्रीन देख रहे होते हैं, ये रियल लाइफ में इससे बहुत बुरा हाल होता है। मैं चाहूँगी आप अपने जिस तरह से हम जिस पुलिस स्टेशन का जिक्र कर रहे हैं जहाँ पे शिकायत आती हैं, कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगा हो कि ये आपने बहुत एक वर्स्ट चीज़ है जो एक्सपीरियंस की है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं जिन पे मैं ये कहूँ कि अगर ये पुलिस स्टेशन ना होता तो शायद वो खातून किसी ऐसी ही अंधेरी दुनिया में चली जाती या फिर उसका फ्यूचर सिक्योर ना हो पाता। जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि एक जंग की एक बच्ची ने हमसे कांटेक्ट किया और वो भी इसी तरह से घर वालों की कुछ तशद्दुद का ही शिकार थी बच्ची, और उसने वो कॉल नहीं हमें कर पा रही थी
उसने हमसे रब्ता किया विमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू। सो विमेन सेफ्टी ऐप के थ्रू उसने चैट पे हमसे रब्ता किया एंड शी सेड कि मैं यहीं पे मौजूद हूँ और मेरे साथ ये सारी सिचुएशन हो रही है। वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता नहीं पा रही थी उस टाइम पे, और वो बिल्कुल झंग का एक नवाही गाँव और कहीं डीप में जाके। तो मैं जब आप मेरे पास आएंगे, मेरे घर वाले कहेंगे मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ, मतलब इस हद तक वो हमसे चैट के थ्रू ही रब्ता करती हैं। उसके चैट के थ्रू हमारे पास एग्जैक्ट लोकेशन उसकी आई। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाह रही थी लेकिन फैमिली उसको प्रेशराइज करी थी शादी की तरफ। ठीक है। सो हमने उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास मौसूल होगी उसकी चैट के जरिए, तो उसने नहीं बता रही थी। अच्छा। हमने पुलिस को वहाँ भिजवाया ये और उसको वहाँ से रेस्क्यू करवाया और फिर फैमिली को इस चीज़ पे मतलब उसको इस पॉइंट पे लेके आया कि जो बच्ची करना चाहती है आप उसको वो करने दें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची अपनी तालीम को कंटिन्यू कर रही है। अच्छा। और उसके बाद भी हमने उसे फॉलो अप लिया। सो ना सिर्फ ये कि हम उसी वक्त कोई केसेस को रिजॉल्व करने पे हमारा वो एक फोकस है, हम उसको फॉलो अप भी लेते रहते हैं। पोस्ट FIR फॉलोअप्स हम कहते हैं कि FIR अगर हो गई है तो उसके बाद भी हम विक्टिम से पूछते हैं कि अब आप सेटिस्फाई हैं, आपका जो इशू था वो रिजॉल्व अगर हो गया, या आपकी FIR अगर हो गई है तो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो ठीक चल रहा है, आपको अभी फर्दर कोई हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। सो कोशिश यही है कि खातून हम तक आएँ अपने मसले को लेके, और जब तक वो खुद सेटिस्फाई ना हो जाएं, इस इनिशिएटिव का पर्पज़ ये था हम उनके साथ जुड़े रहें और उनसे मुसलसल फॉलो अप लेते रहें, जो कि इस खूबसूरती है इस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की। डेफिनेटली, और ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है। आप क्योंकि बहुत सारी जगहों पे अच्छा ताहिर साहब, जैसे अभी हमने बात भी की कि हरासमेंट के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स हैं। बिल्कुल। रोड पे खड़े होकर हरासमेंट सिर्फ उसकी एक फॉर्म है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं। बहुत सारे लोग वर्क प्लेस पे हरासमेंट को फील करते हैं एंड गर्ल्स आर वेरी रिलक्टेंट, वो आकर बात नहीं करना चाहती हैं, और जो करना चाहती हैं उन्हें डर होता है जी हमारी इज्जत को भी खतरा है, हम बदनाम हो जाएंगे, हमें काम से निकाल दिया जाएगा, या फिर घर वाले हमें रोक देंगे, वो अपने काम नहीं ऑफिस नहीं करना। जाना। एग्जैक्टली। इस तरह की शिकायत को करने के लिए और कॉन्फिडेंस देना, इसके लिए क्या स्टेप्स हैं? आप एज अ विमेन पुलिस ऑफिसर क्या समझती हैं? ये जो आपने बात की ना कॉन्फिडेंशियलिटी की, इस चीज़ को बहुत मेक श्योर किया जा रहा है। और चूँकि खुद भी मैं एक खातून हूँ और मेरी सारा स्टाफ जो हमारे पास सारी फीमेल ऑफिसर्स ही 24/7 यहाँ मौजूद हैं, तो जो खातून ये कहती हैं कि हम कॉन्फिडेंशियल मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन को रखा जाए, वो सीगा राज में रखा जाए, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, हमारा नाम ना आए, सो हम उस चीज़ को मेक श्योर करते हैं और बिल्कुल मेक श्योर करते हैं, और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी या जो उसकी आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करते। और इस तरह के मेरे पास बहुत से केसेस हैं, और चूँकि टाइम थोड़ा है मैं आपको डिटेल में बताती, अदरवाइज़ मैं इतनी एक्साइटेड इसीलिए हूँ कि काम जो हो रहा है मुझे लगता है कि वो बताना चाहिए लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है, और अगर आप प्रॉब्लम में हैं और आप अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रही तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अभी आपने ब्रेक पर जाने से पहले रब्ता करने के तरीके आप बताए थे, मैं चाहूँगी उस बात को कंप्लीट करें, फिर मैं ब्रेक की तरफ भी जाऊँगी। आप कैसे रब्ता कर सकते हैं? विमेन सेफ्टी ऐप है, आपकी हेल्पलाइन है, उसके अलावा हमारे पास सबसे जो ईजीएस्ट वे है वो 15 पे कॉल करके आप 2 प्रेस करेंगी तो कॉल आपकी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में आ जाएगी। इसके अलावा हमारे पास विमेन सेफ्टी ऐप है, आप उसके चैट के जरिए हमसे रब्ता कर सकती हैं, वीडियो कॉल कर सकती हैं, एविडेंस दिखा सकती हैं कि ये देखें यहाँ पे ये हो रहा है। अच्छा। ठीक है, ऑडियो वीडियो कॉल की ऑप्शन मौजूद है। आप इसके अलावा हमारे पास हमारी वेबसाइट है, उसके थ्रू हमें चैट कर सकती हैं। सो ये बहुत सारे ज़रिए हैं जिनके थ्रू आप रब्ता कर सकती हैं। इवन अगर आप रोड पे मौजूद हैं, आपसे कोई हादसा हो जाता है, आपके पास फ़ोन नहीं है, तो हमारे पैनिक बटन्स अवेलेबल हैं, आप उसको प्रेस करके हमसे रब्ता कर सकती हैं। दैट्स वेरी अमेजिंग। हम आपके लिए मौजूद हैं, आपने रब्ता करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई आपको प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, एंड आई थिंक कि हम सब में विद टाइम ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर आप घरों से निकलेंगे, इट्स योर राइट, या आप किसी की मजबूरी है, किसी का शौक है, कोई किसी भी पर्पस से घर से काम करने के लिए निकला है, आपकी सेफ्टी, आपकी तमाम तर हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट की है और ये आपका राइट है। आप इस राइट को यूटिलाइज़ करें। अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ फील होती है एज अ वुमेन, एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग वुमेन, प्लीज़ आप रब्ता करने से बिल्कुल झिझक ना इख्तियार करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर ये चीज़ आपके हक़ में बेहतर है तो जो लोग आपको हरास करें या तंग करें उनको भी जो कैफ़िर किरदार तक पहुंचना चाहिए। और अगर ये एक्शन लिया जा रहा है, हैट्स ऑफ टू दिस टीम। अल्लाह करे कि मज़ीद ये स्ट्रक्चर जो है पंजाब से निकल के मुख्तलिफ सूबों के अंदर एक्सपैंड हो और लोग इसको यूटिलाइज़ करें। थैंक यू वेरी मच ताहिर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। मिसबा नौशीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे और भी बातें करेंगे इनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शेफ भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अभी हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं उस दौरान आपने देख लिया होगा हमारे फ्रेम में कि हमारा सेट कितना कलरफुल हो गया है, और आपको पता है जब कलरफुल होता है तो इट मीन्स कि हमारे पास कोई आर्टिस्ट या आर्टिस्ट को प्रमोट करने वाले लोग मौजूद होते हैं। और आज हमारे साथ अनम सईद मौजूद हैं। ये नखबाज के नाम से एक प्लेटफॉर्म चलाती हैं जहाँ पर मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो हैं अपने आर्ट पीसेस को डिस्प्ले भी करते हैं। अनम को खुश आमदीद करेंगे। अनम अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई और आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ साथ किचन में आज हमारे अब्दुल्ला कमर मौजूद हैं और कुछ बहुत ज़बरदस्त बना रहे हैं। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला क्या बन रहा है आपके किचन में? आज मैं बना रहा हूँ चिकन टेम्पुरा विद डायनामाइट सॉस। ओके, और अभी आपने क्या तैयारी कर ली है इसकी? सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया था विद ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड विनेगर। ओके। और बाद में उसमें कॉर्नफ्लोर से कोट किया उसको। ओके। फिर मैंने एक बैटर बनाया था जिसके अंदर मैंने बेसन, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ऐड किया, थोड़ा बेकिंग पाउडर ऐड किया। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अंडा डाला और उसका बैटर तैयार किया और उसके अंदर जो डिप करके चिकन को फ्राई कर रहा हूँ। डीप फ्राई कर रहे हैं। ओके परफेक्ट। फिर हम वापस आते हैं और आपसे सॉस की रेसिपी भी जानते हैं। अपना काम जारी रखें। अनम और मिसबा नौशीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अनम थोड़ा सा हमें अपने इस प्लेटफॉर्म के हवाले से एक्सप्लेन करें, कब से आपने इसका स्टार्ट किया और अब तक कितने आर्टिस्ट आपके साथ ऑन बोर्ड हैं? अच्छा, सबसे पहले तो जो मैं बताना चाहूँगी कि नखबाज इज़ अ वेरी यूनिक नेम, बिकॉज जो भी सुनता है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सुनते हैं और कहते हैं आप प्लीज़ बताएं नखबाज क्या नाम है और आपने ये क्यों रखा है। नखबाज जो है वो नाखून जो हमारा नेल है, जिस तरह हम नेल को रिफ़ाइन करते हैं, उसकी शेप करते हैं, उसको ट्रिम करते हैं और फिर उसको फ़ाइन एक शेप बनाते हैं, इस तरह से जो हमारी वुड है उसको हम कार्व करते हैं, उसको हम फ़ाइन करते हैं और फिर उससे एक फ़ाइन आर्ट पीस जो है वो हम क्रिएट करते हैं। सो नखबाज इज़ बेसिकली क्रिएटर्स। ओके ओके। और इसमें हमारी हैंडमेड प्रोडक्शन होती है। सो नखबाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी है जो जिसके ऊपर बहुत सारी आर्ट प्रोडक्ट्स हैं और हम दूसरे आर्टिस्ट को भी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि दे कैन कोलैबोरेट विद अस और दे कैन शो केस देयर आर्ट पीसेस थ्रू आवर प्लेटफॉर्म्स। सो पहले तो हम ये था कि हम इसको इंटरनेशनल मार्केट से हमने स्टार्ट किया था। वी आर टू फ्रेंड्स बेसिकली हु स्टार्टेड दिस जर्नी टुगेदर। सो हम दोनों फ्रेंड्स ने इसको इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले स्टार्ट किया था। हमारे पास एक ऐसे क्लाइंट थे जिनको पाकिस्तानी आर्ट चाहिए था, जो पाकिस्तानी हमारा सिरामिक आर्ट है, बट उनको ये बहुत लाइट वेट चाहिए था और उनको वुड में चाहिए था। क्योंकि जब हम इसको इंटरनेशनल शिप करते हैं ना सिरामिक आर्ट को, तो उसमें ये होता है कि उसमें वेट ज़्यादा हो जाता है, वेट इश्यूज़ आ जाते हैं और इसके अलावा उसमें ये होता है कि ब्रेक इश्यूज़ भी आ जाते हैं कि ब्रेकेज ना हो, डैमेज ना हो। तो देन हमने उनके लिए सबसे पहले एक ऑर्डर क्रिएट किया जिसको हमने सिरेमिक को वुड में क्रिएट किया। उसके अंदर हमने ये हमारा यहाँ पे एक स्मॉल टाइनी पॉट्स वाला फ्रेम है जिसमें हमने क्ले पॉट्स को यूज़ किया उसको सिरेमिक टच देने के लिए। और देन इस तरह से फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना जर्नी वहाँ से स्टार्ट किया। हम फिर बल्क ऑर्डर्स और लार्जर क्वान्टिटी में काम करते थे। अभी हमें पाकिस्तान में इसको स्टार्ट किए हुए लाइक 8 मंथ्स हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इंटरनेशनली हम इसको कर रहे हैं लेकिन अब हम एनुअल बेसिस पे कर रहे हैं। वहाँ हम कुछ स्कूल्स हैं जिनके साथ ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे हम उनके इवेंट्स होते हैं, कल्चरल डे हो गए, इस्लामिक इवेंट्स हो गए, हम उनको कवर कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान में ये है कि हम काफ़ी ज़्यादा और आर्टिस्ट हैं हमारे साथ इस जर्नी में, लाइक 4 to 5 आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं, काम कर रहे हैं और हम उनका आर्ट जो है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके मिस साहिबा, भी आप कह रही थी और फिर कि इतना टैलेंट मौजूद है और ज़ाहिर है हम जब इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं, जिन आर्टिस्ट की हम बात कर रहे हैं, एक राइटर भी एक आर्टिस्ट होता है और उसकी ऑब्जर्वेशन और उसका जो तजुर्बा और जिस तरह से उसने लफ्ज़ों के अंदर एक चीज़ को पोर्ट्रे करना है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्या थॉट प्रोसेस, ज़ाहिर है एक इमोशनल सीन भी लिखना है और उसके बाद फ़ौरन आपने एक थ्रिलर सीन भी लिखना है, ड्रामेटिक, ये जो फेजेस होते हैं ये कैसा प्रोसेस होता है एक राइटर के लिए? अच्छा, जब हम राइटर होते हैं ना, जैसे मैं अभी बैठूँगी ना, हमारा बिल्कुल जोन चेंज हो जाता है, मैं उस और जोन में चली जाती हूँ। वो पूरी एक कंप्लीट एक अलग दुनिया है जिसमें मैं जा रही हूँ। उन किरदार वो मुझे सामने चलते फिरते नज़र आ रहे होते हैं।
मेरा कोई भी कैरेक्टर है वो ये नहीं है कि वो महज लैपटॉप की स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मतलब कागज़ कलम वाले तो अब हम रहे नहीं तो अब वो उसमें नहीं है, बस वो एक पूरी है, मुझे फ़ील हो रहा था, मेरी आंखों के सामने वो चल रहे हैं, अगर वो रो रहा है तो मैं साथ रोती हूँ। अच्छा, वो एग्जैक्टली वो रो रहा है, मैं रोती हूँ, वो हंसते हैं मैं साथ हंसती हूँ, मेरे फेस एक्सप्रेशन सेम वही होते हैं, बल्कि समटाइम्स अगर मैं लिख भी रही होती हूँ ना, सामने बैठा बंदा भी देख रहा होता है कि अच्छा अब ये कोई रोमांटिक सीन लिख रही है, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, कोई इमोशनल लिख रही है, ये सैड उसके एक्सप्रेशंस हैं, वो बाकायदा आते हैं। इट्स नेचुरल, ये नेचुरल है और वो आते हैं, और क्योंकि वो हम यहाँ से पेन जो है वो फील करते हैं ना, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है, वो हमारे अंदर से जब वो निकलते हैं तब ही मेरे ख्याल में जब टीवी स्क्रीन पे ऑडियंस के दिल पे भी फिर इसी वजह से वो असर करते हैं। वाह। तो ये तो है। अच्छा, अभी आपने कहा कि वो कैरेक्टर्स आपको चलते फिरते नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर जब आप कोई एक रोल लिख रहे होते हैं, किरदार लिख रहे होते हैं, तो आपके माइंड में वो एक स्पेसिफिक एक्टर या वो होता है या नहीं, कोई एक्टर जो शायद उसमें फिट हो जाए, वो डिपेंड करता है बाद में कास्टिंग पे एंड ऑल दैट? शुरू में तो बहुत था, जब कम उम्री में चूँकि मैं आई थी ना, तो शुरू में पता भी नहीं होता ना, उस वक्त तो आप बड़े फैसिनेटिंग से होते हैं कि हाँ जो चाहेंगे मिल जाएगा, लेकिन फिर डेट्स के इतने ज़्यादा इशू होते हैं। तो अब मुझे सिर्फ ये हो गया है, क्योंकि मुझे 9 years हो गए हैं मुझे इस राइटिंग और इस तरफ आए हुए, तो मैं फिर कहती हूँ कि बस वो हो जो उस फील को समझ ले, उस कैरेक्टर को समझ ले और अच्छा कर दे, नो मैटर व्हाट, मतलब कितना बड़ा एक्टर है, कितना उसका नाम है, नहीं मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि अगर जैसे अभी मैं फ़िरोज़ की बता रही थी बात, तो वो उनके लिए तो मुझे था कि वो उसके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो वो हाँ उसके लिए मुझे था ये चीज़। और वो देखें मेकर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब वो कुछ चीज़ें नसीब में भी होती हैं, वो भी थे, तो वो उस पर मैं श्योर हूँ कि हाँ वो सेटिस्फेक्शन मेरे पास है। अभी कोई ऐसा आर्टिस्ट, कोई ऐसा जो एक्ट्रेस जिसके साथ आपकी ख्वाहिश हो कि आप उसके लिए कुछ लिखें? अच्छा, मैं आपको सही बात बताऊँ, इस मामले में थोड़ी सी वो हूँ कि नहीं है ऐसा, नहीं ऐसा नहीं है, आप अपने थॉट प्रोसेस में रहते हैं। मैंने कहा ना कि बस अच्छा करने वाला हो, वो फील को समझे, मुझे सिर्फ ये है कि मैं काम अच्छा हो और जो लिखूं वो उससे कुछ लोग, क्योंकि देखें मैं सोशल इश्यूज़ को भी कवर करती हूँ, मैं फैमिली या जितनी भी हमारी रिवायात हैं, इखलाकी हो गई या जितने भी हमारे रस्में हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन चीज़ों से बाहर जाके ना लिखूँ ना। एक फैमिली ओरिएंटेड अगर मैं ड्रामा लिख रही हूँ, क्या फैमिली के साथ वो ड्रामास देख सकें? फैमिली के साथ भी ड्रामा देखें, कुछ सीखें, कोई मैसेज भी हो इनडायरेक्ट, कुछ ना कुछ उसमें हमारी सोसाइटल जो नॉर्म्स हैं वो भी, उनको भी मैं साथ रखूँ। तो फिर उस हिसाब से जो है ना, बस मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं वो अच्छा कर रही हूँ ना तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, मेरा एक सवाल है, अब सोशल मीडिया का दौर है, जैसे आपने कहा ना कि अब कागज़ कलम से निकल के आप लोग भी लैपटॉप, अब सोशल मीडिया आ गया है। बिल्कुल। मैंने खुद ये पर्सनली ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि जब कोई ड्रामा आने वाला होता है या अभी उसकी शायद 1 या 2 एपिसोड हुई होती है, तो ये जो रिव्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, लोगों का एक परसेप्शन बिल्डअप हो जाता है, हालांकि शायद उस कैरेक्टर ने आगे जाके कहीं मोल्ड होना है, बट उन 1-2 एपिसोड्स में वो एक परसेप्शन जो बिल्ड होता है और लोग उस पर क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, फिर बाकी सब भी जाहिर है, फिर हम जब एक क्रिटिसिज्म सुन रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड एक ऑडियंस के भी आ जाता है। बिल्कुल। ये एज ए राइटर आपको चीज़ बॉदर करती है? देखिए, बाज़ दफ़ा ये क्रिटिसाइज़ जो करने वाले बैठे हैं ना क्रिटिक्स, बेसिकली इन्होंने अपनी दुकानदारी चमकानी है, उन्होंने सब ने अपने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं, और अभी मैं मतलब देख रही होती हूँ बाज़ दफ़ा तो वो इतने ख़राब और गलत बता रहे होते हैं चीज़ें, इतने रिव्यूज़ ख़राब कर रहे थे, हमारा दिल ख़राब होता है। शुरू में तो होता, लेकिन अब हम वो मतलब वो याद ही हो गए हैं कि अब हम उन्हें क्या कहें ना। इवन एक्टर्स भी बहुत कंप्लेन करते हैं। नहीं, अब हमें जैसे मैं अभी हम डिस्कस पहले अगर करें भी ना, तो वो यही कहते हैं कि उनकी मजबूरी है, आप लोग छोड़ें। हम वो नहीं देखते, हम वो देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है तो हमारे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे होते हैं, फेसबुक पे लोग रब्ता कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि ये हमने ये इस तरह देखा, आपने ये चीज़, वो जो पर्सनल डायरेक्ट एक हो गया ना व्यूअर का, राइटर्स के साथ भी, डायरेक्टर्स या एक्टर्स के साथ भी, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ भी हुई है। तो हम फिर वो देखते हैं ना कि यार ये चीज़ हमारी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। या आपको पता है, मैं जब भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी मुझे पता चल जाता है, मैं एक सीरियल था जो स्टार्टिंग में मैं नहीं करना चाहती थी, तो लेकिन मुझे मेकर्स ने कहा कि नहीं करना है तो इसको ज़रूर तुम करो तो सही, करो तो सही। जब मैंने वो किया तो वो इस तरह किया, एक एयरपोर्ट पे मैं जा रही थी तो मुझे ख़ातून मिली, तो उन्होंने कहा कि तुमने मेरे भाई की ज़िंदगी की कहानी लिखी है।
और मेरा बड़ा सडन रिएक्शन था कि नहीं, मैंने तो ख़ुद से वो लिखी है और हकीकत बात है, मेरी तो वो अपनी इमेजिनेशन थी या जो भी ऑब्जर्वेशन कह लें। तो उन्होंने मुझे बोला कि एज़ इट इज़ मेरी भाई की ज़िंदगी में वो सब हुआ है जो आपने उस ड्रामे में दिखाया है। अच्छा, तो लोग इस हद तक रिलेट करते हैं और ये रिलेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे इश्यूज हैं जो अगर ड्रामास के थ्रू पब्लिक रिलेट कर पाए तो व्हाई नॉट। चलें जी, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम अब्दुल्ला के पास किचन में भी जाएंगे। अनम भी हमारे साथ मौजूद हैं, मिसबा नौशीन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है और आज हम मोइन अख्तर साहब को याद करेंगे। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री का बहुत जाना माना नाम और उनकी इंटरटेनमेंट में जो खिदमात है उसके हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। अबे शादी एक इम्तिहान होती है, जिस इम्तिहान में मेरी बीवी फेल हो गई, मुझे मजबूरन सप्लीमेंट्री में बैठना पड़ा। बेमिसाल अदाकार और बाकमाल कंपेयर मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। फनी जिंदगी का बाकायदा आगाज 6 सितंबर 1966 को योम दिफा के मौके पर पीटीवी के एक वैरायटी शो से किया। कहने लगे कि वो सामने वाले आर्टिस्ट से कहते हैं, यार लहरी, वो लड़की मुझे मुड़ मुड़ के देख रही थी। मुड़ के नहीं देख रही थी भैया, उसके गर्दन की फिटिंग ही उल्टी है। उनके मारूफ टीवी ड्रामों में रोजी, आंगन टेढ़ा, स्टूडियो ढाई, हाफ प्लेट और ईद ट्रेन शामिल हैं। 1995 में शुरू होने वाले टीवी टॉक शो लूज टॉक में 400 से जायद मुख्तलिफ किरदारों में नजर आए। मोइन अख्तर साहब के हवाले से आपने ये रिपोर्ट देखी, एक बहुत बड़ा नाम और जितनी वो मुस्कुराहटें उन्होंने लोगों के चेहरों पे बिखेरी हैं और आज हम उनको याद करें उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पे। जी, मैं इन द एंड एक एक मैसेज अपने मेहमानों से लूँगी और लेकिन पहले शेफ़ चूँकि अब्दुल्ला का खाना रेडी हो चुका है। अब्दुल्ला, आपने प्लेटिंग कर ली है, जल्दी से हमें सॉस की रेसिपी बता दें और फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें। आपको यहाँ रखना पड़ेगा जी। डायनामाइट सॉस के लिए मैंने मेयोनीज़ के अंदर हॉट सॉस डाली, थोड़ी सी टोमेटो केचप डाली, चिली गार्लिक सॉस, ब्लैक पेपर और गार्लिक पाउडर डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया तो वो हमारी डायनामाइट सॉस रेडी हो गई। और ये प्लेट की प्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर मैंने थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स जो है ना वो स्प्रिंकल किए ऊपर से। लवली, थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमें बताई। अनम, आपका जो प्लेटफॉर्म है हमें उसके जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं वो बता दें और कुछ भी कहना चाहें क्विकली हमारे देखने वाले। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम का थैंक यू करना चाहूँगी और जितने लोग हमारे साथ इस जर्नी में हैं मैं उन सब का थैंक यू करना चाहूँगी और मैं सब आर्टिस्ट को वेलकम करना चाहूँगी। उन सब के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आर्ट पीसेस को हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल आउट भी कर सकते हैं अपने लेबल्स और अपने टैग्स के साथ। और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं ये चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमें अभी देख भी रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा अच्छा पसंद भी करें और हमें रिव्यूज़ भी शेयर करें। और इसके लिए हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है www.nakhbaz.com के नाम से, तो आप वहाँ जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और हमारे पास कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है कि ज़रूरी नहीं जो पीसेस हम बनाते हैं वही है, आप अपनी चॉइस के पीसेस भी हमसे डिज़ाइन और क्रिएट करवा सकते हैं। लवली, थैंक यू वेरी मच अनम, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लेटफॉर्म। मिसबा साहिबा, हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ भी आप कहना चाहें। मैं सिर्फ ख़वातीन को एक ही बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ख़ुद पे भरोसा करना सीखें, स्टैंड करें, खड़ी हो जाएं अपने पैरों पे। कब तक अपने बाप, भाई, शौहर की मोहताज रहेंगी? शौहर जो है या भाई है या बाप, आज की महंगाई के दौर में वो आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता है, ख्वाहिशें नहीं। तो ख्वाहिशात आपने ख़ुद पूरी करनी है और इतना ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें कि कभी भी किसी दूसरे की तरफ तो देखें ही ना कि वो आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करेगा, कोई ख्वाब पूरा करेगा। आप ख़ुद अपने ख्वाब पूरे कर सकती हैं। तो कोई भी टैलेंट है आप में तो बस अपने उस टैलेंट को लेके सामने आएँ और आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सच ए ब्यूटीफुल मैसेज और बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और आपको हमराज के लिए बहुत बहुत जो के लिए बेस्ट विशेस और हम सब देखेंगे भी और डेफिनेटली इतना अच्छा काम है और जितना इनका पास का ड्रामाज हम सब ने देखे हैं बहुत ज़बरदस्त काम है। मिसबा नौशीन साहिबा, अनम सईद और अब्दुल्ला कमर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।